हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है जिसपे हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। बाकी आपको इसी चैनल पर यदि पंचायती राज से संबंधित आपको थ्योरी पोर्शन अपना कंप्लीट करना है तो वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सेट हम देख रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है किसने दिया था। तो भाई साहब काफी सिंपल सवाल है। तो ये देखिए विकेंद्रीकरण का सुझाव सबसे पहले जो दिया था वो किसने दिया था। तो बलवंत राय मेहता जी ने है जो कि दिया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और कब दिया था ये चीज भी आपको, एक सेकंड थोड़ा सा हम पेन सही कर लें यहाँ पर। तो सबसे पहले सुझाव दिया गया था 1957 में, ये रिपोर्ट आई थी। ये चीज आपको ध्यान है, थोड़ा पेन पतला कर लेते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो पंचायती राज काफी सिंपल है। देखिए पंचायती राज आपको पता है राज्य सूची का विषय है, क्योंकि ये राज्य विधानसभा ही है जो कि विधानमंडल है जो कि इससे संबंधित विषयों पर कानून बना सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत है जो कि हुआ है। तो बताइए किसका हुआ। तो तीसरे का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर है जो कि निर्वाचन होंगे। तो काफी सिंपल है। तो ये 6 माह के अंदर है जो कि चुनाव हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान देना है। ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का न्यूनतम होना आवश्यक है। तो देखिए पांचों का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1/5 लोगों के लिए 1/5 मिनिमम, इसे हम गण आपूर्ति संख्या जो कि कहते हैं, जरूरी होता है यदि ग्राम सभा की बैठक को बुलाना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जो पंचायती राज अधिनियम 1947 है, इसमें कौन सी धारा है जो कि ग्राम सभा को परिभाषित करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 अच्छे से आपको याद कर लेना है। इसका होगा तो मैं एक और आपको वीडियो इंपॉर्टेंट दे दीजिएगा। बाकी थ्योरी पोर्शन में इसे हमने कवर किया था, और थोड़ा डिटेल से हम अगले वीडियो में इसे देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन सी धारा है 1947 के एक्ट की जिसमें ग्राम सभा को परिभाषित है जो कि किया गया है। तो छठवें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, धारा 2 का 6। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें ग्राम सभा की परिभाषा है जो कि दी गई है। 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों को कितने विषयों में है विषय पर कार्य करने का अधिकार है जो कि प्राप्त है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 विषय। और 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पालिका से संबंधित है, और उसमें कितने विषय हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव जो है किस समिति ने जो कि दिया था। तो देखिए 8वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। इन्होंने कहा था कि जो विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन के जो सेंटर होना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट को होना चाहिए, यानी डिस्ट्रिक्ट से जो है कार्य सभी होने चाहिए। लेकिन बलवंत राय मेहता जी ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो ग्राम पंचायत है, सबसे निचले स्तर की जो इकाई है वो क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण की धुरी है जो कि होनी चाहिए। ये चीज आपको ध्यान देना है दोनों में। इसके बाद देखिए किस अधिनियम के अंतर्गत, अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में है जो कि रख दिया गया था। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। भारत शासन अधिनियम जो 1919 के होता है, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी है जो कि कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। 9 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अधिनियम है जो कि अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए न्याय सभा के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने को लेकर बातें की जा रही हैं। तो 10वें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, पेश एक्ट। ये चीज आपको ध्यान देना है क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहा है। तो पेश एक्ट ये आया कब था, तो 1996 में है जो कि पेश एक्ट आया था। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर है, भारत में अधिकांश ग्राम जो है किस रूप में है जो कि पाए जाते हैं। तो बताइए किस रूप में पाए जाते हैं। तो ये ए और बी, अकेंद्रित रूप में और छिटपुट दोनों प्रकार से हैं जो कि पाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है 12वां, कथन और कारण है। कथन क्या दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र को वास्तविक धरातल पर लाने की प्रथम पाठशाला है। बिल्कुल सही है। इससे समाज के सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता है जो कि निभाते हैं। तो देखिए कथन और कारण दोनों हैं जो कि इसमें सही हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है 13वां, ग्राम स्वराज की मूल इकाई क्या है। तो ग्राम स्वराज की जो मूल इकाई है देखिए ग्राम सभा। ये चीज आपको ध्यान देना है। ग्राम पंचायत में कितने स्थान है जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित हो। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, 14 का जो है 1/3 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। कहीं कहीं तो 50% भी है जो कि आरक्षण दिया गया है, लेकिन मिनिमम 33% होना चाहिए, यानी 1/3।
कितनी जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है जो कि किया गया है? तो देखिए 15 को जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1000 मिनिमम संख्या है जो कि होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, अगला है पंचायत चुनाव के संचालन का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो देखिए पंचायत चुनाव के संचालन का पर्यवेक्षण कौन करेगा? तो 16वें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जिलाधिकारी यानी डीएम है जो कि पर्यवेक्षण करता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन क्या है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है, यानी जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा है जो कि की जाती है? तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये राज्यपाल के द्वारा है जो कि इसकी नियुक्ति की जाती है। अब बात करें राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किसमें है? तो आर्टिकल 243 के में है जो कि इसका उल्लेख है। और अगर 243 आई की बात करें तो ये राज्य क्या कहते हैं, राज्य जो आपका वित्त आयोग है इसके बारे में जो कि जानकारी देता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है असत्य कथन है जो कि आपको बताना है। ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव पंचायत सदस्यों द्वारा अपने में से है जो कि कर लिया जाता है। तो बताइए ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, इसलिए यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें असत्य बताना है। तो देखिए बाकी 3 कथन यहाँ पर सही होंगे। ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी रीति विधान मंडल द्वारा है जो कि निश्चित की जाती है, बिल्कुल सही बात है। मध्यवर्ती स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये बात सही है। जिला स्तर पर भी देखिए पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन जो है सदस्यों द्वारा अपनों में से जो कि कर लिया जाता है। तो देखिए जो क्षेत्र पंचायत होता है यानी ब्लॉक स्तर पर, और जो जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है, यहाँ पर देखिए जो अध्यक्ष का निर्वाचन होता है ये एक प्रकार से आपस में ही सदस्यों के द्वारा कर लिया जाता है। लेकिन बात करें ग्राम पंचायत में जो अध्यक्ष का निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से आम जनता है जो कि वोट डालने के लिए निर्वाचक नियमावली में जिनका नाम होता है उसी के माध्यम से जो कि अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक, अगला है आर्टिकल 243 सी का 4 यानी गा का 4 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो देखिए 19वें का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायत के अध्यक्ष व सदस्यों का पंचायतों के अधिवेशन में मत देने का अधिकार, ये आपका इससे संबंधित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 है, इसके तहत किस प्रकार के उपबंध है जो कि किए गए हैं? तो देखिए आदेशात्मक और स्वविवेकी दोनों प्रकार के हैं जो कि उपबंध यहाँ पर किए गए हैं, और ये ग्राम पंचायत से संबंधित। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पंचायतों का द्वितीय आम चुनाव आपके कब से जो है संपन्न हुए थे? तो 21वें का सही आंसर हो जाएगा 1955, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो द्वितीय आम चुनाव होते पंचायत के, ये 1955 में है जो कि हुए थे। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में मनरेगा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में एक दिन की मजदूरी कितनी होती है? तो 2200 की देखिए 230 है वर्तमान में, ये और भी ज्यादा बढ़ गई है। आप कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं क्या इसको होगा, बाकी हम इसे जब बजट देखेंगे ना तो वहां पर इसे कवर कर लेंगे। जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा है जो कि किया गया? तो जिला योजना समिति की बात करें तो 23वें का सही आंसर 74वां संविधान संशोधन है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या कहते हैं नगर पालिका से संबंधित जो संशोधन है ये 74वां है और इसी के अंतर्गत है जो कि जिला योजना समिति है जो कि आती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है 15वां वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान पंचायतों का किस क्षेत्र के लिए 1.42 लाख करोड़ का सशर्त अनुदान है जो कि स्वीकृत किया गया? तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। 24वें का जो सही आंसर का हो जाएगा साफ पानी और स्वच्छता के लिए है जो कि 1.42 लाख करोड़ रुपए हैं जो कि अनुदान दिया गया था, वो भी सशर्त। ठीक है, अगला है किस वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की अनुशंसा है जो की थी? तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये किसने किया था? तो 25 का सी हो जाएगा 14वां वित्त आयोग जो था। ठीक, अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर कौन करता है? तो देखिए कौन करेगा? तो राष्ट्रपति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो देखिए राज्य वित्त आयोग का जो सदस्य होता है ये किसे देगा? तो 27वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य वित्त आयोग की बात है तो राज्यपाल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का बजट जो है पारित करने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक की गणापूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो 28वें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक यानी 50% +1 है जो कि यहाँ पर बैठक में होने चाहिए लोग। ठीक है, गणापूर्ति के लिए, ये किसके लिए? बजट पारित करने के लिए, ये चीज आपको ध्यान ध्यान देना है।
निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से उत्पन्न करके अत्यंत कम होने के कारण हैं? तो यहाँ पर देखिए 29वां का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी कारण हैं जो किसके होंगे, राज्यों द्वारा पर्याप्त कराधान शक्तियों का हस्तांतरण न करने पर है, जो कि कम हो सकता है, ठीक है, संसाधन, नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण यदि होता है, और पंचायतों द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा, यानी अपने क्या कहते हैं अधिकारों का अच्छे से प्रयोग न करना पंचायत द्वारा, ये भी एक प्रमुख कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 30वां, निम्नलिखित में से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र किस प्रपत्र संख्या पर है जो कि जारी किया जाता है? तो 30वें का जो सही आंसर हो जाएगा प्रपत्र संख्या 10। प्रपत्र संख्या 10 में जो है अनुपलब्धता प्रमाण पत्र है जो कि जारी किया जाता है, और ये ध्यान दीजिएगा 21 एक्ट के माध्यम से है जो कि जारी किया जाता है। तो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के भी है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में प्रपत्र संख्या 1 का संबंध किससे है? तो 1 देखिए जो संबंधित है 31वें का जन्म सूचना प्रपत्र से है जो कि संबंधित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो 1969 है, इसके तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी भैया कौन होता है? तो 32वें में देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्य रजिस्ट्रार इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा। और ये राज्य सरकार द्वारा राज्य में नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी है जो कि होता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ई पंचायत मिशन की शुरुआत की गई थी, तो देखिए ई पंचायत की शुरुआत की बात करें तो ये कब शुरुआत की गई है, 2018 में की गई है। डिजिटल भूमि परियोजना के बारे में सही तथ्य है, तो डिजिटल भूमि परियोजना के बारे में क्या सही है, तो देखिए ये सभी चीजें हैं जो कि इसके बारे में सही है, ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की ये परियोजना है, सही बात है। यह उत्तर प्रदेश के ग्रामीण भूमि से संबंधित ई सेवाओं का विस्तार, ये भी सही है। यह शासन सेवा वितरण प्लेटफॉर्म का कुशल मॉडल है, ये भी बात जो है आपकी सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है उमंग ऐप कितनी भाषाओं में है जो कि काम करता है? तो 35वें में देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये 13 भाषाओं पर है जो कि कार्य करता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यह एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रदेशों की और उनके जो भी सरकारी कार्यालय हैं उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करना, सर्विसेज प्राप्त करना और समाधान को लेकर ये काम करता है उमंग ऐप। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है कब आपकी स्टार्ट की गई है? तो देखिए ये आपके 36वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 फरवरी 2019 को है जो कि स्टार्ट की गई थी सम्मान निधि योजना, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके तहत किसानों को जो है 6,000 रुपये वार्षिक रुपए दिए जाते हैं, और वो भी 3 किस्तों में, यानी 2-2 हजार की किस्त में है जो कि दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण की है यह कब स्टार्ट की गई थी? तो 37वें को जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2016 में। 2014 में आपकी देखिए एक तो स्वच्छ भारत मिशन आई थी, इसके अलावा जो है जनधन योजना आई थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित है, तो देखिए 38वें का ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम, तो ये आपका कब आता है, तो 1960-61 में है जो कि आता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 1960 और 61 में जो कि आता है। पायलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, तो ये कब आता है, 1972-73 में आता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो है 1977-78, ये सही है। अंत्योदय योजना, तो ये 1977-78 में है, ये भी है जो कि आपकी आती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम और अंत्योदय योजना ये दोनों ही 1977-78 में है जो कि आती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ग्रीन कार्ड योजना जो है किससे संबंधित है? तो 39वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, परिवार नियोजन इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके तहत जो देखिए दंपत्ति को नसबंदी कराने पर ग्रीन कार्ड बनवा कर देने का प्रावधान है जो कि किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन है जो कि पात्र होते हैं? तो देखिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार जो होते हैं, क्या ये होते हैं, या किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य हो सकते हैं? बताइए यहाँ पर सही आंसर आपका क्या है जो कि हो सकता है? तो इसका सही आंसर किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य हैं जो कि इसके अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें होता क्या है, वयस्क सदस्य होना चाहिए उस, और उसे जो है एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन का जो अकुशल रोजगार है ये उपलब्ध कराने का प्रावधान है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, और ये आजीविका की सुरक्षा को बढ़ावा देने को लेकर काम करता है। और इससे संबंधित एक्ट भी 2005 में जो कि आया था, और 2006 में ये लागू कर दिया जाता है, और इसका जो नाम है 2 अक्टूबर 2009 को बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है जो कि कर दिया जाता है, मनरेगा, ये चीज आपको ध्यान देना है।
कॉमन सर्विस सेंटर योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये ई सेवा प्रदान करना, योजना का क्रियान्वयन और ग्रामीण रोजगार, ये सब तीनों कारण हैं जो कि इसमें होते हैं। और इसकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी की जो शुरुआत होती है, कब होती है? तो 2006 में ही इसकी शुरुआत होती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पंचायत सहायक की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना प्रकाशित की जाती है। तो 42वें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल से है जो कि ये किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 43rd। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पेयजल के उपभोग शुल्क जो होते हैं, इनके नियमित कलेक्शन तथा रिकॉर्ड रखने से संबंधित कार्य किया जाता है। तो बताइए किसके द्वारा जो कि किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत सचिव यानी वीपीओ जो आप लोग बनेंगे। भारत में पहली बार किस वर्ष नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा को है जो कि अपनाया गया था? तो 44वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1997। ये चीज आपको ध्यान देना, क्या होगा यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा 1997 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 45। वरिष्ठ नागरिक पेंशन हेतु आवेदन पत्र अग्रेसित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज आपके क्या होते हैं? तो 45वें का जो सही आंसर बात करें तो आय प्रमाण पत्र भी जरूरत है और आयु प्रमाण पत्र भी इसके लिए जरूरत है। मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन के कितने दिनों बाद है जो कि प्राप्त हो जाता है? तो 46वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 दिनों के अंदर है जो कि ये जॉब कार्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब मनरेगा इस एक्ट कब होता है? 2005 में एक्ट बनता है, 2006 में लागू हो जाता है और 2009 में इसका नाम है जो कि बदलकर महात्मा गांधी का नाम है जो कि इसमें जोड़ दिया जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पंचायत से संबंधित सेवा वितरण और संबंधित शिकायत निवारण तंत्र किसके द्वारा है जो कि निर्धारित किया जाता है? तो देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है। 47 को जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि राज्य सरकार ही है जो कि पंचायत से संबंधित जो भी है काम या नियम कानून जो है बनाती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान है जो कि किया गया था? तो 48वें को जो सही आंसर हो जाएगा 19,000 करोड़। ठीक है, अभी हमने बजट में भी है जो कि आपको बताया था कि 2025-26 में कितना खर्चा जो कि किया गया था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण, इसकी शुरुआत कब होती है? तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फरवरी 2018। ये चीज आपको ध्यान देना है। 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत की पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने का लक्ष्य कब रखा गया था? तो ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। 50वें का जो 2 अक्टूबर 2019 है जो कि पहले ये लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब स्वच्छ भारत अभियान का भी फेज 2 वगैरह है जो कि आ चुके हैं, ग्रामीण और शहरी दोनों की। ठीक है, सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में किसके लिए है? तो देखिए ये 51 का जो सही आंसर क्या होगा? कुपोषण दूर करने के लिए जो कि सबरी संकल्प अभियान है उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। बात करें कब स्टार्ट होता है तो ध्यान दीजिएगा 2 अक्टूबर 2017 को है जो कि ये स्टार्ट होता है। अटल भूजल योजना तो ये किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। 52 का जो सही आंसर हो जाएगा भूजल प्रबंधन को लेकर है, अंडरग्राउंड वाटर को लेकर। ये चीज आपको ध्यान देना है। 53 क्या है? जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में है जो कि आती है? महत्वपूर्ण है भाई साहब ये। तो 53 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सप्तम यानी सातवीं जो आपकी 5 ईयर प्लान है उसमें ये आती है, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और ये कब आती है? तो ध्यान दीजिएगा 1900 ईयर की बात करें तो 1989 जरूर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1989। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत में फसल बीमा का जनक के रूप में है जो कि जाना जाता है? तो 54वें को जो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर वीएम डांडेकर हैं जिन्हें हम लोग भारत में फसल बीमा के जनक के रूप में है जो कि जाने जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की बात करें 55th, तो यहाँ पर देखिए आपके योजनाएं हैं और वर्ष हैं, आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। तो 55 में देखिए ग्रामीण आवासीय योजना आपकी कब आती है? तो 1957-58 में। बी का वन हो जाएगा। बी का वन देखिए जैसे ही मिलाएंगे तो आपका, एक सेकेंड, ग्रामीण आवासीय 1957-58, ग्रामीण आवासीय योजना की बात कर रहा है भाई साहब, यही तो गलत हो रहा है। ग्रामीण आवासीय योजना है 1957-58, और ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की बात करें तो 1969-70 हो जाएगा। 10 लाख कूप योजना ये 1989-90। गांधी ग्राम योजना 1995-96, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है जो कि इसका हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है।
एक बार फिर से देख लीजिए। ग्रामीण आवासीय योजना 1957-58, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 1969-70, 10 लाख कूप योजना 1980-90, गांधी ग्राम योजना 1995-96। अगला है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत किसको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो बताइए किसको प्राथमिकता जो कि नहीं दी जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, शहरों में भी गरीबी से मुक्ति, इनको जो है प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, ये चीज आपको ध्यान देना है। बाकी गांवों में गरीबी से मुक्ति की प्राथमिकता दी जाएगी, बच्चों के अनुकूल गांव और जल पर्याप्त गांव, क्योंकि ये ग्राम से संबंधित है, आप देख सकते हैं शहर से संबंधित नहीं है, ये चीज आपको दिमाग में याद रखना है। प्रत्येक संसद सदस्य जो है वर्ष 2019 तक कितने ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य है जो कि रखा गया था। तो 57 को देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 गांवों को है जो कि आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य है जो कि रखा गया था, ये चीज आपको ध्यान देना है। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रजिस्टर के प्रारूप के बारे में जो कि वर्णन किया गया है। तो किसमें किया गया है। तो 58 को जो सही आंसर क्या हो जाएगा, धारा 16 में है, जो कि क्या कहते हैं, रजिस्टर का प्रारूप के बारे में है जो कि वर्णन मिलता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत में पंचायतों की संख्या कितनी है। तो बताइए कितनी लगभग संख्या। तो ध्यान दीजिएगा 2.5 लाख से अधिक है जो कि संख्या है यहाँ पर पंचायतों की। स्मार्ट विलेज का जो चरण 1 है, इसमें संबंधित विषय की बात करें तो कौन कौन से हैं। तो 60 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, जल, स्वच्छता, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूमि प्रबंधक समिति का कार्य नहीं है। तो बताइए कौन सा कार्य है जो कि नहीं है इसका। तो 61 का देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्राम ग्राम संपत्ति का अंतरण का कार्य जो है भूमि प्रबंधन समिति से संबंधित नहीं है। बाकी भूमि का बंदोबस्त और प्रबंध करना इससे संबंधित है। वन तथा वृक्षों का विकास करना, आबादी स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण करना और विकास करना। अब देखिए भूमि प्रबंधन समिति की बात करें तो ये धारा 28 में इसका उल्लेख मिलता है। और बात करें इसके सचिव की, तो सचिव कौन होता है। तो ध्यान दीजिएगा लेखपाल है जो कि इसके सचिव होते हैं। और अध्यक्ष की बात करें तो कौन होता है, तो आपका प्रधान है जो कि होता है। ग्राम सभा के जन्म मृत्यु रजिस्टर को उचित ढंग से पूर्ण कराने का कार्य किसका है ये। तो 62 का सही आंसर है ग्राम पंचायत अधिकारी, इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ग्राम पंचायत के कर्मचारी जो है किसके नियंत्रण में है जो कि कार्य करते हैं। तो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत अधिकारी के नियंत्रण में जो कि ये काम करते हैं, क्योंकि वहां पर यही है जो कि अधिकारी होता है। ग्राम सभा द्वारा लगाए गए शुल्कों का एकत्रीकरण, तो भाई साहब कौन है जो कि इस करता है। तो ध्यान दीजिएगा काफी सिंपल क्वेश्चन है, 64 का सेक्रेटरी इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचायत से संबंधित सभी कार्यों की निगरानी के लिए कौन सा डिजिटल ऐप है जो कि जारी किया गया है। तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ई ग्राम स्वराज। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए 66 से आगे जो है 80 तक आपके क्या कहते हैं कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, तो उन्हें हम देख लेते हैं। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या होता है भाई साहब। तो ये ध्यान दीजिएगा 66 में ट्रांजिस्टर आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। यही है जो कि एक और जीरो को क्या कहते हैं प्रोसेसिंग करके आउटपुट निकालता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। तो पर्सनल कंप्यूटर का भैया कौन सा एक भाग नहीं है। तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यूएसबी जो है ये भाग नहीं। बाकी सीपीयू, रैम, रोम ये सब क्या कहते हैं इसके भाग है। यूएसबी की बात करें ये एक एसेसरीज के रूप में आ जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है। तो बताइए कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है। तो 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा, के नियरेस्ट नेबर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है। तो लेजी लर्निंग एल्गोरिथम की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, के नियरेस्ट नेबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक समर्पित कंप्यूटर, आ डेडिकेटेड कंप्यूटर, इसका तात्पर्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा यह एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि एक को सौंपा गया है और केवल एक ही कार्य है जो कि ये करता है, ये चीज आपको ध्यान देना। समर्पित यानी किसी एक के लिए ही समर्पित हो जाना, उन्हीं पर न्यौछावर कर देना, इसका आप शाब्दिक अर्थ से भी आप इसका आंसर लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है। तो वेटवेयर भाई साहब क्या होता है। तो 71 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ह्यूमन ब्रेन है जो कि ये होता है। ठीक है,
वेटवेयर को हम मानव मस्तिष्क जो कि कहते हैं, यह एक जैविक कंप्यूटर होता है जिसका निर्माण जीवित जो न्यूरॉन्स होते हैं इनकी सहायता से जो कि किया जाता है। इसे जो है हम कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन या न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी है जो कि जानते हैं। VRML फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा .WRL इसका सही आंसर हो जाएगा। VRML की फुल फॉर्म की बात करें तो वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज इसका नेम हो जाएगा, फुल नेम। ये चीज आपको ध्यान देना है, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। EMV चिप कार्ड में ई का अर्थ क्या होता है? तो भाई साहब EMV में 73 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यूरो पे, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यूरो पे मास्टर कार्ड क्या कहते हैं एंड वीजा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूरो पे मास्टर कार्ड एंड वीजा। ठीक। MS वर्ड 2019 में फुट नोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो 74 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा फुट नोट के लिए? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ, ये चीज आपको ध्यान देना है। शॉर्टकट जो कुंजी होती है कंट्रोल प्लस एक्स, इसका प्रयोग किसके लिए है जो कि किया जाता है? तो 75 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सेलेक्टेड किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए है जो कि हम कंट्रोल प्लस एक्स का काम है जो कि करते हैं। और कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का, और उस कॉपी की हुई चीज को फिर से पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का। और रही बात टेक्स्ट को तिरछे यदि करना है सेलेक्टेड टेक्स्ट को, तो हम कंट्रोल प्लस आई यानी इटैलिक को करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? आप लोगों ने यदि वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज किया होगा तो वहां पर आपने गटर देखा होगा, तो इसका मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ का मतलब ये किसके लिए है जो कि ऑप्शन काम में आता है? तो इसका देखिए ध्यान ध्यान दीजिएगा, स्पेस लेफ्ट इन वन साइड फॉर स्विंग एंड बाइंडिंग, सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान होता है जिसे हम गटर है जो कि कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। पेज पर देखिए 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं, एक टॉप मार्जिन, एक बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। ठीक है। वर्ड के जो डिफॉल्ट मार्जिन क्या होते हैं? ऊपर और नीचे जो 1-1 इंच होते हैं, जबकि बाएं और दाएं 1.25 इंच के जो कि होते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, जब आप एक MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम है जो कि कहाँ पर आता है? तो 77 को जो सही आंसर क्या हो जाएगा? टाइटल बार में है जो कि नाम आपका आता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ है जो कि नहीं है? ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना, बिलों के ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, ट्रांसफर कर फंड करना और व्यू अकाउंट स्टेटमेंट एनी टाइम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना। बाकी ये तीनों चीजें आप देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग में। अगला है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा है जो कि विकसित किया गया था? यूनिक्स प्लेटफॉर्म की बात हो रही है तो 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बेल लैब्स इसका सही आंसर हो जाएगा। एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी जो OCR होते हैं, ये उदाहरण है किसका है भाई साहब बताइए? तो 80 का जो सही आंसर है ये एक इनपुट यूनिट है, OCR हो गया चाहे आपको OMR हो, ये दोनों ही आपके इनपुट डिवाइस के रूप में जो कि कार्य करते हैं, यानी इनपुट यूनिट का काम है जो कि करती हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 81 से लेकर 100 तक आपका यूपी स्पेशल है। तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जो अवस्थित? तो काफी सिंपल है, ये IIT कानपुर में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, आपकी जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही यानी ज्यादा से कम, तो अवरोही क्रम में आपको करना है। तो 82 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, ये चीज आपको ध्यान देना है। टॉप 4 है आपके ये। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहित करना है। तो बताइए किसको प्रोत्साहित करना है? तो देखिए स्वदेशी और विशेष उत्पादों को है जो कि उस जिले के या आसपास के एरिया की चीजों को अच्छे से डेवलप करना है। 2018 में ही ये आपकी योजना आई थी, ये चीज आपको ध्यान देना है, 24 जनवरी 2018 को। और 24 जनवरी को ही है जो कि यूपी डे मनाया जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ की जाती है। तो 84 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 जून 2001 इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सरोजनी नायडू है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चीज भी है जो कि आपको ध्यान देना है। 1947 में है जो कि बनी थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की बात करें तो चित्रकूट में है जो कि श्री रामभद्राचार्य जी का, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो भूटिया जनजाति आपके क्या है, कौन सा युग में सही सुमेलित? भूटिया जो बाराबंकी नहीं बल्कि ये गढ़वाल से संबंधित है।
पुक्सा की बात करें तो देखिए बिजनौर ये आपका सही है, तो यही आपका हो जाएगा। रांची की बात करें तो देखिए रांची आपका कहाँ है? उत्तराखंड। थारू की बात करें तो भाई साहब ये है कुशीनगर और नैनीताल में। गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा है, जो कि लिखी गई है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान है जो कि नहीं दिया है? तो 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मेहंदी। ये चीज आपको ध्यान देना। बाकी बिंदादीन उस्ताद दूल्हे था और इलियास का जो है ये लखनऊ से संबंधित थे और इन्होंने क्या कहते हैं सांस्कृतिक कल्चर में काफी ज्यादा योगदान है जो कि दिया है। बिंदादीन की बात करें देखिए कथक नृत्य है, नर्तक हैं। और उस्ताद दूल्हे खां की बात करें तो ख्याली गायक हैं ये। और इलियास खां की बात करें तो सितार वादन में पारंगत है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी जो है सबसे कम हैं? तो 90 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पारसी धर्म है, जो कि हो जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा धर्म आपको मानने वाले हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म के बाद मुस्लिम धर्म है। मुस्लिम के बाद सिख धर्म है। सिख के बाद आपके ईसाई धर्म आते हैं, फिर आपका जैन आते हैं, फिर बौद्ध आते हैं, फिर अन्य आते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो ध्यान दीजिएगा कलिंजर के विरुद्ध था ये चीज आपको ध्यान देना है। 1545 में, जहां पर वो गोला चलाने का प्रयास करता है, लेकिन गोला जो है पीछे आकर उसी के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए हवाई अड्डा है, नगर है। तो बमरौली आपका इलाहाबाद में है। चकेरी कानपुर में है। हिंडन गाजियाबाद। फुर्सतगंज आपका रायबरेली में है, जो कि हो जाएगा। तो आप इससे ऑप्शन को देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा। ठीक। अगला है नाटकीय शक्ति संयंत्र और राज्य। तो नरौरा उत्तर प्रदेश में है। कोटा आपका, एक सेकंड भाई साहब, कोटा आपके राजस्थान में है। ये चीज आपको ध्यान देना। कोटा आपके राजस्थान में हो जाएगा। तारापुर एमपी में। काकरापार गुजरात में। ये चीज आपको ध्यान देना है। सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से क्या कहाँ है जो कि स्थित है? तो 94 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा इसका सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना भाई साहब किस वर्ष है जो कि होती है? तो 95 को जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1960। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग जिसे हम कैड कहते हैं परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध जो है कौन सा है? तो 97 का जो सही आंसर हो जाएगा रामगंगा बांध। ये चीज आपको ध्यान देना। रामगंगा बांध आपका ये 1978 में इसका निर्माण स्टार्ट होता है गंगा नदी के रामगंगा नदी के किनारे। और धामपुर ये बिजनौर में है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो 98 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? गोकुल बैराज परियोजना। ये चीज आपको ध्यान देना। और इसका निर्माण जो है 1980 में है, जो कि स्टार्ट होता है। और इससे ही आगरा मथुरा वृंदावन नगरों को पीने वाला जल है जो कि उपलब्ध होता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है तो किसकी है भाई साहब? तो ये धान की है काला नमक। ये चीज आपको ध्यान देना है। और ये सामान्यतया जो है काला नमक की बात करें तो इसे जीआई टैग मिला हुआ है कहाँ का? तो ये है सिद्धार्थ नगर का। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो खरीफ फसल की जो बुआई होती है जून जुलाई में है, जो कि होती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो देखिए इसके माध्यम से हमने जो प्रैक्टिस सेट 7 है, जो उत्तर प्रदेश से जो यूपी ट्रिपल एस सी जो आपका एग्जाम कराती है ग्राम पंचायत अधिकारी का, तो उसकी सीरीज ये चल रही है। और आपको यदि कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी बाकी इसी तरह चैनल पर आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे इसी तरह की वैल्यूएबल और नॉलेजेबल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।